Hello, ladies and gentlemen. Welcome to my channel Code Pro Career. Okay, मेरा नाम है देवाशीष कुमार और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DBMS के बारे में। ये प्लेलिस्ट जो है आपको IBPS एग्जाम्स में जो कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए है। तो IBPS RRB, IBPS PO, क्लर्क, मेंस में जो आते हैं और स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में, ये सारे के सारे एग्जाम्स में जो भी कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी सारे के सारे टॉपिक्स मैं इस प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूँ। और ये आई थिंक कितना नंबर वीडियो है? आई थिंक ये 14th नंबर वीडियो है। मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट DBMS पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्लीट आपका DBMS इसी वीडियो में कंप्लीट भी कर दूंगा। DBMS के सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करवाऊंगा और उसके साथ 50 MCQ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगा, जो कि आपके IBPS एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर वो आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आज ये वाला कलर यूज करूंगा। ठीक है, सो चैनल का नाम है कोड प्रो करियर और ये टॉपिक जो आज के वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बेसिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है DBMS में डेटा क्या है। तो DBMS में डेटा जो है एक कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट, फिगर्स और डिटेल्स का, जो कि एक डेटाबेस में सेव रहता है और उसे प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे ही को हम लोग डेटा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहेंगे कि ये इंडिया का GDP का अगर मैंने डेटा निकाला कि 2021 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स था, 2022 में 4.6 ट्रिलियन डॉलर्स है, 2023 में 5 ट्रिलियन डॉलर्स है और 2024 में 5.2 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये एक टाइप का डेटा हुआ, है ना। और इस डेटा को जब हम लोग सजा के देखते हैं, ये हर एक डेटा जो है यहाँ पे हर एक डिटेल 2021 का सिर्फ देखे तो ये एक रॉ फैक्ट है, एक रॉ फिगर है, डिटेल है। अगर हम इसे कलेक्शन वाइज देखें तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही मीनिंगफुल डेटा निकाल के देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो है आपका GDP जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डेटा वही होता है, रॉ इंफॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग डेटा बेस में रखते हैं, उसके बाद फिर वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है। उस इंफॉर्मेशन को आप किसी भी मीनिंग में ले सकते हैं। ठीक है, तो डेटा जो है DBMS में एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है जिसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और अपडेट भी किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको डेटा समझ में आ चुकी होगी। अब जो है हम लोग बताने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है। सो डेटाबेस जो है DBMS में एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। मतलब डेटा को भी अगर हम कलेक्ट करके रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें, सजा के रखें, दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी इजीली एक्सेस किया जा सकता है, उसे मैनेज इजीली किया जा सकता है, अपडेट भी इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो डेटाबेस क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, डेटाबेस डेटा का कलेक्शन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड रहता है, जिसे हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है, जिसे हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ये एक डिजिटल फाइलिंग सिस्टम है। एक फाइल होता है ना जिसमें हम लोग सब कुछ रखते हैं डेटा फाइल में, तो वैसे ही डेटाबेस जो एक डिजिटल फाइलिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि जिसमें डेटा जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर रहता है, जिससे कि कोई भी चीज को ढूंढना, उसको वापस रिट्राइव करना या फिर मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है जब भी जरूरत पड़े तो। ओके, आई होप कि आपको डेटाबेस समझ में आ गया होगा। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि सजा के रखा जाता है मैनेज्ड फॉर्म में, जिसे इजीली एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है जब मर्जी तब, इजीली ढूंढा जा सकता है, कोई डेटा चाहिए तब भी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई करने वाले कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर DBMS ही क्या होता है।
तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है आपको क्रिएट करने में, मैनेज करने में और यूज करने में। किसको? डेटाबेस को। डेटाबेस को क्रिएट करना, मैनेज करना और यूज करने का जो सॉफ्टवेयर है, उसी को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्टोर, रिट्राइव। रिट्राइव मतलब दोबारा प्राप्त करना, ठीक है। हमने डेटा स्टोर करके रख दिया कहीं पे, उसको मैं दोबारा प्राप्त करना चाहूँ तो उसे रिट्राइव कहते हैं। अपडेट, डेटा को अपडेट करना, जैसे आपने अपना फोन नंबर चेंज किया अगर, तो आपका डेटा भी अपडेट हुआ है। ऑर्गेनाइज करना डेटा को, ये सारे काम जो है ये टूल करके देता है। कौन? डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है इंश्योर भी करता है डेटा जो है वो सिक्योरली स्टोर है और वो कंसिस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता है, और वो आसानी से कई अलग अलग यूजर के द्वारा उसे एक्सेस भी किया जा सकता है और एक साथ लोग काम भी कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग में कई सारे एम्प्लॉयज, लाख लाख एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं और वो सेम डेटाबेस को ही यूज करते हैं। बैंक, सपोज कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सिंगल डेटाबेस है, उस सिंगल डेटाबेस में सबके अकाउंट में कितने पैसे वो सारे मेंशन है। वो सिंगल डेटाबेस को यूज करके हर एक एम्प्लॉय जो है अपना काम करता है। डीबीएमएस के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब मैं बताता हूं आपको कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, उसका डायग्राम। ये है आपका डायग्राम कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो, या फिर कोई भी दूसरा डीबीएमएस या फिर यूजर, वो सबसे पहले डेटा लेता है या फिर देता है डीबीएमएस को। डीबीएमएस जो है फिर उस डेटा को स्टोर कर रख के रखता है अपने स्टोरेज एरिया पे, और वो स्टोरेज एरिया जो है अलग अलग डेटाबेस के टाइप को यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल डायग्राम आपका डीबीएमएस का। आई थिंक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के रूप में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो वो ज्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप एक बैंकर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी नौकरी लग चुकी है, आप एक एसबीआई के बैंकर हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप काउंटर में बैठे हुए हैं और एक राम प्रसाद नाम के इंसान आते हैं, उन्होंने बोला कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं मुझे चेक करने हैं, ठीक है। और अगर मेरे अकाउंट में पैसे 5,000 रुपया हैं तो फिर वो पैसे मेरे बेटे को भेज दो, वो कहीं बाहर शहर में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। राम का बेटा कल्याण नाम है। तो राम जी आए एसबीआई के बैंक में, आपके पास आए, उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में अगर 5,000 रुपया है तो फिर कल्याण को भेज दो, मेरा बेटा है वो शहर में पढ़ाई करता है। अब क्या है कि आपने एप्लीकेशन खोला, आप बैंक में काम करते हैं, आपने अपना सॉफ्टवेयर को खोला, ठीक है। तो आपने अपना एसबीआई बैंक का एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसको खोला, ठीक है। उसके बाद फिर आपने रिकॉर्ड को, क्वेरी को चेक किया। डीबीएमएस में आपका जो सॉफ्टवेयर है उसने एक क्वेरी भेजा डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। उन्होंने पहले, सबसे पहले रिकॉर्ड को चेक किया कि क्या ये 5,000 रुपया है। इधर डेटाबेस से फिर वापस से डेटा आया सॉफ्टवेयर के पास कि जी हाँ, उनके पास अकाउंट में 5,222 रुपया है, ठीक है। तो अब बोले राम प्रसाद जी को कि हाँ, आपके अकाउंट में तो 5,000 रुपया से ज्यादा है। तो फिर राम प्रसाद जी बोले कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये पैसे मेरे बेटे कल्याण को भेज दीजिए। आपने फिर से सॉफ्टवेयर खोला और वहां पे आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। और अपडेट कर दिया कि यहाँ जो 5,222 रुपया जो था उससे 5,000 रुपया वो चला गया कल्याण के अकाउंट में। आपने ये अपडेट किया, जो है कल्याण के अकाउंट में चला गया। अब आपके अकाउंट में बचे 222 रुपया राम जी के अकाउंट में। तो आपने अपडेट किया, ये अपडेट किया हुआ, फिर इस सॉफ्टवेयर ने अपडेट वाला चीज स्टोरेज एरिया पे भेजा। स्टोरेज एरिया जहां पे अकाउंट में कितने पैसे है वो स्टोर किया हुआ था, वहां पे डेटा जो है चार तरह से
रखे हुए रहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, हायरार्की डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट डेटाबेस। इन चारों में से कोई भी एक प्रकार से डेटाबेस में डेटा रखी हुई थी। सपोज कि रिलेशनल डेटाबेस तरीका से डेटा जो है स्टोरेज एरिया पे रखा होता है। स्टोरेज एरिया मान लेते हैं कि एक हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में लिखा हुआ था क्लाउड स्टोरेज पे कि फलाना के अकाउंट में 5,222 रुपए है। तो अब जब आपने अपडेट कर दिया तो यहाँ पे जो स्टोरेज एरिया है यहाँ भी अपडेट हो गया कि राम जी के अकाउंट में अब बच गए हैं 222 रुपया और कल्याण के अकाउंट में अब आ गए हैं 5,000 रुपया। फिर इन्होंने स्टोरेज को अपडेट कर दिया और फिर इन्होंने वापस से डेटा को भेज दिया कि हाँ सारा का सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। और फिर एप्लीकेशन में शो कर गया कि हाँ पैसे जो है प्राप्त हो चुके हैं कल्याण जी को और राम जी के अकाउंट से कट चुके हैं। और कल्याण जी शहर में बहुत मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिक्वेस्ट डालता है, फिर वो जो है स्टोरेज एरिया पे आकर के डेटाबेस में जाकर के चेंज करते हैं या फिर अपडेट करते हैं या फिर कोई भी क्वेरी है तो वो क्वेरी को आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डीबीएमएस जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग यूजर के डेटा को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद रिट्राइव भी करते हैं विथ आउटमोस्ट इफिशियंसी, मतलब बहुत ही इफिशियंसी के साथ, अलोंग विथ अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी भी काफी रहता है, कोई ऐसे डेटा लीक जल्दी नहीं हो सकता है। लीक होते हैं डेटा लीक कई सारे आप लोग डेली सुनते होंगे, बट दैट इज नॉट सो इजी फॉर एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं डीबीएमएस का बेसिक्स, उसका आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल, डेटा स्कीम्स, डेटा इंडिपेंडेंसी, ईआर मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस, स्टोरेज, फाइल स्ट्रक्चर और काफी कुछ। ठीक है, डीबीएमएस का यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। डीबीएमएस में कोई भी डेटा टेबल फॉर्म में ही आपका स्टोर रहता है, क्योंकि टेबल फॉर्म ही किसी भी डेटा को स्टोर करके रखने का सबसे आसान तरीका है। टेबुलर फॉर्म में कोई भी डेटा को बहुत ही कम स्टोरेज में, बहुत ही कम स्पेस में उसको सेव किया जा सकता है, उसको वापस से डेटा को रिट्राइव भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे आप भी देख के बता सकते हैं कि रोल नंबर 3 का नाम क्या है। आप सिंपल बोल सकते हैं, आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है रोल नंबर 3 का नाम क्या है, आप बोलेगे जी प्रिया नाम है उसका, है ना। मैं आपसे पूछूंगा कि अन्ना को जो है, अन्ना अभी उसका एज क्या है, आप देखिएगा स्टूडेंट नेम कौन है, अन्ना, उसका एज है 21, है ना। लेकिन यही अगर मैं कहानी के तौर पे इस टाइप से लाइन में हर एक चीज लिख दूं तो आपको कोई भी चीज निकालने में, डेटा निकालने में बड़ी दिक्कत होगा। तो टेबुलर फॉर्म जो है वो सबसे आसान तरीका है कोई भी डेटा को स्टोर रखने का। ठीक है, कोई भी चीज, अब हम लोग पढ़ाई करने वाले एंटिटीज के बारे में। हेडिंग मैंने देना शायद भूल चुका था। एंटिटीज क्या होता है? एंटिटीज इस दुनिया में कोई भी चीज जो कि फिजिकली प्रेजेंट है इस रियल दुनिया में, उसे हम लोग एंटिटीज कहेंगे। ठीक है, जैसे पेन, मोबाइल या फिर ह्यूमन बीइंग, आप, हम, जो इस दुनिया में मौजूद हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एंटिटीज कहेंगे। फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, फिजिकली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी है। स्टूडेंट एक एंटिटी है क्योंकि ये फिजिकली इस दुनिया में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। डेटा क्या कहते हैं? डेटा जो है इंफॉर्मेशन होता है विच इज लेस मीनिंगफुल। डेटा जो है वो सिर्फ आपका रॉ डेटा होता है, कच्चा डेटा, विच इज वेरी वेरी लेस मीनिंगफुल, बस ऐसे रख दिया गया है डेटा। नाउ रिकॉर्ड किसे कहते हैं? रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, रिकॉर्ड ऑलवेज बिलोंग्स टू एन एंटिटी। तो इस चीज को मैं आपको आसानी से बता देता हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो एंटिटी एक ह्यूमन हुआ। मान लीजिए कि आपका नाम है
कल्याण, आपका कल्याण हो, ठीक है। आपका नाम है कल्याण, आप इस दुनिया में मौजूद हैं, आपका बॉडी इस दुनिया में मौजूद है, तो आप है एंटिटी, ठीक है। आप क्या है? एंटिटी। अब यहाँ पे जैसे फिजिकली पीछे आपने देखा कि आपका रोल नंबर, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर और नेम, ये सारी चीजें, ठीक है। आपका रोल नंबर जो है वो बस एक नंबर है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर जो है वो बस एक नंबर है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। आपका मोबाइल नंबर कोई एक फिजिकल चीज नहीं होता है, इसे आप पकड़ नहीं सकते मोबाइल नंबर को। जी हाँ, आप मोबाइल को पकड़ सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल नंबर को हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। तो जो भी चीज है जिसे आप हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बताइए आप लोग में से कोई? ये सारी चीजें हो जाएंगी एट्रीब्यूट्स, ठीक है, क्लियर। एंटिटी जिन्हें हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, लैपटॉप जो आपके हाथ में है, वो एक एंटिटी है। मोबाइल नंबर जो है वो एक एट्रीब्यूट है, मोबाइल नंबर को आप नहीं पकड़ सकते। आप अपने 2 GB इंटरनेट डेटा को पकड़ नहीं सकते हैं कि हाँ 2 GB इंटरनेट डेटा है, आप नहीं पकड़ सकते। तो जिन्हें आप हाथ से पकड़ सकते हैं वो एंटिटी है, जिन्हें आप हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट जो है हमेशा एंटिटी के बारे में कुछ बताता है, एंटिटी का रिकॉर्ड जो है वो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर मैं बोलूं कि ये कल्याण है, कल्याण का रिकॉर्ड निकालिए, तो हमने कल्याण के रिकॉर्ड निकाले। कल्याण के रिकॉर्ड में सबसे पहला एंटिटी था कि कल्याण का रोल नंबर है 1, हमेशा फर्स्ट आता है लड़का। कल्याण का एज है 19, ठीक है। कल्याण का एड्रेस है दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है, मुखर्जी नगर पे तैयारी कर रहा है। तो कल्याण जो है ये आपके कौन हो गए? ये हो गए आपके एनटीटी। और ये कल्याण के बारे में ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स, ये भी एट्रीब्यूट्स है, ये भी एट्रीब्यूट्स है। कल्याण के बारे में जो भी बताएंगे वो है एट्रीब्यूट्स। और ये एज अ होल, ये पूरा कलेक्शन अगर मैं बताऊं, ये 3 एट्रीब्यूट्स मिलके ये बनाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसका बना रहा है? ये कल्याण का रिकॉर्ड बना रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि कल्याण का रिकॉर्ड निकालिए, तो आप कल्याण का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के रखिएगा कि उसका रोल नंबर क्या है, एज क्या है और एड्रेस क्या है। तो आपको समझ में आ रही है? सबसे पहले एंटिटी आपको समझ में आ गई जिसे आप हाथ से पकड़ सकते हैं। एट्रीब्यूट्स जो है वो एंटिटी के बारे में स्मॉल स्मॉल डेटा बताता है। तो सबसे पहले छोटा आ जाता है डेटा, डेटा के बाद आ जाता है एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन बन जाता है रिकॉर्ड। आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दिया। अभिषेक एक मित्र है आपके, सपोज कि उनका नाम है, कि उनका रोल नंबर है, ये एक एट्रीब्यूट है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो एक एट्रीब्यूट है, कौन से क्लास में वो भी एट्रीब्यूट है, उनका मोबाइल नंबर भी एट्रीब्यूट है। ये मोबाइल नंबर एक फेक मोबाइल नंबर है, इस पे कॉल करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कॉल लगेगा भी नहीं। तो ये एंटिटी अभिषेक का ये एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट के कलेक्शन ये चारों को अगर ऐड कर दे तो ये अभिषेक का रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अब आ जाते हैं हम लोग टेबल। टेबल एक कलेक्शन है रोज और कॉलम का, ठीक है। अगर ये हम लोग वर्टिकली देख रहे हैं तो ये कॉलम है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। कॉलम जो है हमेशा वो वर्टिकली होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये होता है रोज, ठीक है। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। तो हमेशा याद रखिएगा रो जो है वो हॉरिजॉन्टली होता है, और
कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है। टेबल्स एक कलेक्शन होता है किनका किनका, रोज और कॉलम का। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक कलेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड्स को जब हम लोग, ये सारे रिकॉर्ड है, ये अमित का रिकॉर्ड है, ये अंकित का रिकॉर्ड है, ये राजेश का, राकेश का रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है। जब इन रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जाता है तो फिर ये डेटाबेस बन जाते हैं। नोट याद रखिएगा, सिस्टम मीन्स प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, टूल या सॉफ्टवेयर जो कि प्रोवाइड करता है फीचर्स और फैसिलिटी टू क्रिएट अ डेटाबेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स डेटाबेस के देख लीजिए। डेटाबेस के सॉफ्टवेयर, अगर आपके फ्रेंड कोई डेटाबेस पे काम कर रहे हो, आप अगर एसबीआई में जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होंगे वो इन्हीं में से कोई एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे होंगे। फॉक्स प्रो, एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, डेटाबेस 2, डेटाबेस 6 और साइबेस, ईटीसी। बहुत सारे अलग अलग भी है। बहुत सारे कंपनी अपने सेल्फ डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कौन कौन सा जो है डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है। तो अगर ये सारे रहेंगे तो आप समझ जाइए कि जी हाँ, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। नोट हमेशा याद रखिए, यहाँ पे एक फोटो देख लीजिए, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड और बैक एंड, देखिए अगर आपने एक वेबसाइट खोला है, ठीक है, आपने खोला है बैंक का, आईबीपीएस का एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट, तो वो वेबसाइट कुछ ऐसा रहेगा। वहां पे वेबसाइट में बोला जाएगा कि आप अपना यूजर नेम डालिए और अपना पासवर्ड डालिए, और नीचे में फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा। बस इतना ही लिखा रहता है ना सामने, ये बस इतना ही सामने लिखा रहता है। लेकिन बैक एंड में बहुत सारे, लाखों लाखों स्टूडेंट्स का यूजर नेम और पासवर्ड लिखा रहता है उनके पास, और वो चेक करते हैं कि आपने सही यूजर नेम और पासवर्ड डाला है कि नहीं। तो फ्रंट एंड मतलब जो सामने फ्रंट में आपको दिख रहा है, फ्रंट में आपको तो बस दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन। बैक एंड में वो चेक कर रहा है लाखों लाखों आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स में से कि क्या ये यूजर नेम का ये पासवर्ड है, क्या ये यूजर नेम का ये पासवर्ड है। सबके पास एक सेपरेट यूनिक यूजर नेम है, किन्हीं दो लोगों का यूजर नेम सेम नहीं हो सकता है ना। एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाता है सबको। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, फ्रंट एंड में तो आपको बस दिख रहा है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। लेकिन बैक एंड में वो लाखों लाखों स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को चेक कर रहा है कि अगर एप्लीकेशन नंबर आपने डाला है 10, तो वो सबसे पहले गया एक के पास कि क्या एक जो है क्या यही एप्लीकेशन नंबर है, देखेगा नहीं नहीं नहीं, वो तो 10 लिखा है तो एक नहीं होगा। फिर वो 2 के पास जाएगा, मैच करेगा क्या वो 10 के बराबर नहीं है। फिर आगे चलते चलते 10 के पास जाएगा और देखेगा अच्छा ये तो यूजर नेम, ये तो एप्लीकेशन नंबर सेम है। अब चेक करेगा कि क्या आपने जो पासवर्ड डाला है और उस एप्लीकेशन नंबर में जो पासवर्ड डाला हुआ है क्या वो सही है, मैच है, सेम टू सेम है। अगर है तो फिर आपको अपना अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, आप अपना अकाउंट में देख सकते हैं, आप अपना आगे का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड में बस 20% ही दिखता है, 80% काम तो बैक एंड में होता है जो हमें दिखता ही नहीं है। कितने सारे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को उन्होंने मैच किया, चेक किया, ये सारी चीजें दिखती नहीं है सामने से। तो फ्रंट एंड इट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड द मेन ह्यूज पार्ट रिमेन्स सबमर्ज्ड इन द सी। ठीक है, तो डेटाबेस जो है हमेशा बैकएंड में ही होता है, आपको दिखेगा नहीं सामने, वो पीछे बैकएंड में काम करता रहता है। बैकएंड हमेशा डीबीए डेटाबेस मैन एडमिनिस्ट्रेटर ही संभालते हैं। 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, एक जो फ्रंट एंड संभालते हैं, एक जो बैक एंड संभालते हैं। तो डेटाबेस वही लोग संभालते हैं जो कि
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो लोग बैकएंड में रह के पीछे रह के सारा पीछे की चीजों को संभालते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास हर एक तरह का प्रिविलेज होता है कि वो डेटाबेस में किसी भी तरह के चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड यूजर, एंड यूजर मतलब आप। ठीक है, एंड यूजर मतलब आप, यू। आप सिर्फ फ्रंट एंड के साथ ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ ये यूजर नेम और पासवर्ड ही डाल सकते हैं, या तो मैक्स टू मैक्स आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जाके अपना डेटाबेस में अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। आप एंड यूजर है, आप सिर्फ फ्रंट एंड में जो जो लिखा आप इतना ही यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड को हमेशा, फ्रंट एंड में जो भी रहता है इसे यूजर का इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मतलब यूजर जब आएंगे उनको सबसे पहले जो विंडो मिलेगा यूज करने के लिए वो है यूजर इंटरफेस। एंड यूजर मतलब आपको सिर्फ वही प्रिविलेजेस मिली है। प्रिविलेजेस मतलब आपको बस वही अधिकार मिला है जो कि एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको दिया है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पीछे से सॉफ्टवेयर को संभाल रहा है उसने बस आपको इतना ही अधिकार दिया है कि आप अपने आप पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं, और अगर भूल जाए तो अपना यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। बस इतना ही आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है। तो एंड यूजर मतलब आपके पास उतना ही अधिकार है जितना एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको दिया है। एट्रीब्यूट, मैंने कहा एट्रीब्यूट एक आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, अलग अलग पर्सन के बारे में। अभी मैंने बताया था ना एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स जो है एंटिटी मतलब जो फिजिकल एंटिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। फील्ड, फील्ड इज अ टाइप कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। फील्ड जो है एक टाइप है या फिर कैटेगरी है इंफॉर्मेशन का डेटाबेस। जैसे रोल नंबर एक फील्ड हो गया, नेम भी एक फील्ड हो गया, सब्जेक्ट क्लास और मोबाइल नंबर एक फील्ड हुआ। तो अगर हम लोग ऐसे बात करें कि आपने फॉर्म भरा, ठीक है, आपने फॉर्म भरा है किसका, बैंकिंग का, और फिर आपने जब सबमिट का बटन दबा तो वहां पे एक रेड जल गया कि नहीं आपने तो पूरा अच्छे से फॉर्म भरा ही नहीं है। वहां पे बोलेगा कि आपने मोबाइल नंबर फील्ड तो भरा ही नहीं है। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर फील्ड आपने नहीं भरा होगा तो यहाँ पर रेड हो जाएगा कि आप इसको भरिए। तो फील्ड उसी को कहते हैं, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, मोबाइल नंबर, ये सब फील्ड है। ठीक है, नोट याद रखिए, एंटिटी का एट्रीब्यूट होता है, फ्रंट एंड के लेबल होते हैं। फ्रंट एंड मतलब यूजर इंटरफेस, आप जो यूजर है आपको जो इंटरफेस मिला है। बैक एंड वाले जो भी होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो संभालते हैं टेबल्स को और डेटाबेस को, वो फील्ड को संभालते हैं। ये सब फील्ड को वही संभालते हैं। माने कि आपने फॉर्म भरा है बैंक का, फॉर्म तो आपने सबमिट कर दिया, फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको याद आया कि अरे हमने तो किसी का आधार कार्ड लिया ही नहीं है, तो उसने यहाँ पे एक नया फील्ड ऐड कर दिया आधार कार्ड के नाम से। और आप लोग सबको फोन और मैसेज चला गया कि जो है फॉर्म फिर से भरिए, आधार कार्ड का नया फील्ड आ चुका है, सबको अपना आधार कार्ड यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने खोला और फिर आप लोगों ने सबने अपने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना भर दिया। तो ये जो नया फील्ड जो है ऐड हुआ है ये आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ बैकएंड पे बैठे लोग ही कर सकते हैं जिनके पास ये अधिकार है। एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब आप एंटिटी है, आपने अपना फॉर्म भरा, आपने अपना मोबाइल नंबर भरा, मोबाइल नंबर आपका एट्रीब्यूट हुआ, एंटिटी आप खुद हुए। फ्रंट एंड में आपको जितना मिला है यूजर इंटरफेस में आपने वो भरा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे स्मॉलेस्ट डेटा स्टोरेज होता है वो बिट स्टोरेज डेटा। जैसे आप एक फिल्म कभी कभी डाउनलोड करते हैं ना, तो फिल्म होता है 500 MB का फिल्म है या फिर 1 GB का फिल्म है, तो सबसे छोटा जो होता है कोई भी डेटा स्टोरेज का वो होता है बिट। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट बिट होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डेटा जो कि यूजर डाल सकते हैं कंप्यूटर में वो है बाइट। एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है, कि सबसे छोटा डेटा स्टोरेज क्या है, बिट। लेकिन सबसे छोटा डेटा स्टोरेज जो कि यूजर डाल सकता है, आप डाल सकते हो, वो है बाइट। कम से कम 1 बाइट का डेटा तो आपको डालना ही पड़ेगा। टेबल क्या है, टेबल जो है एक रो और कॉलम का कलेक्शन होता है। सेल क्या होता है,
इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का, सेल। जैसे कि ये हमने एक टेबल बना दिया, ठीक है, तो इसमें ये जो है ना, ये वाला एक, बस इतना, इसे कहते हैं हम लोग सेल। वो कोशिका वाला सेल नहीं, ये सेल आपका डेटाबेस वाला सेल है। स्मॉलेस्ट डेटा एक यूजर के द्वारा एंटर जो किया जा सकता है वो एक कैरेक्टर हो सकता है। मतलब आपका नाम राम है, आपने सिर्फ आर एंटर किया, इतना ही आप कर सकते हैं। इससे छोटा आप कोई डेटा एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो स्मॉलेस्ट डेटा जो कि यूजर एंटर कर सकता है वो है कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर। और अब ये हम लोग आ जाते हैं स्मॉलर टू लार्जर। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्या आप इन्हें बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में इन्हें सजाए? तो आप हमेशा इसे याद रखिएगा, अपने पास लिख लीजिए। सबसे छोटा होता है बिट, फिर होता है बाइट, फिर आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, फिर फाइल और फिर संपूर्ण डेटाबेस। ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब ऐसे बढ़ रहे सब। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैरेक्टर, उसके बाद फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल और डेटाबेस। ये भी सेम ही है, बस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी बढ़ते हुए क्रम में ही है। तो इसे आप याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए डेटाबेस ऑपरेशंस, डेटाबेस में आप क्या क्या कर सकते हैं, खुरफाती क्या क्या कर सकते हैं। डेटाबेस में आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपने आईबीपीएस का फॉर्म भरा, आपने अपना डेटा को वहां पे इंसर्ट किया ना, है ना, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। सपोज कि फॉर्म पूरा सबमिट होने से पहले आपको ऑप्शन देता है अपडेट करने का, आप वहां पे कोई भी चीज अपडेट कर सकते हैं जो आपको अधिकार मिला है ना। आप डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब आप जो है कैंसिल करना चाहते हैं कोई एप्लीकेशन को तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर एक चीज का अधिकार सबके पास नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूँ किनके पास क्या अधिकार है और किनके पास कौन सा अधिकार नहीं है। आप हैं यूजर और यह है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सॉफ्टवेयर को चला रहा है। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेटा को इंसर्ट कर सकता है इस टेबल में। जी हाँ, बिल्कुल वो भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। आप भी फॉर्म भर सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकता है, डायरेक्ट वो डायरेक्ट फॉर्म भर देगा बिना वेबसाइट पे आए, डायरेक्ट डेटाबेस से। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों ग्रीन। क्या आप अपडेट कर सकते हैं डेटा? अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको अधिकार दिया है कि हाँ आपने फॉर्म अभी तक भरा नहीं है, कंप्लीट सबमिट नहीं किया, पैसे पेमेंट नहीं किए, तो आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो फिर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या अपडेट आप कर सकते हैं? इससे मैं नॉट कंफर्म में बोलूंगा। मतलब अगर डीबीए ने कहा है तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपडेट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, सब कुछ का वो भगवान है, उसके हाथ में सारी चीजें है। दूसरी बात, डिलीशन। क्या आप अपना एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं? मतलब आपने जो फॉर्म भरा है बैंक में, क्या आप अपना फॉर्म एप्लीकेशन को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, आपने कई बार कहीं पे डेटा डाला हुआ है, कहीं पे आपका अकाउंट चल रहा है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है, परमिशन दिया है, कोई कोई वेबसाइट में देता है, कोई कोई वेबसाइट में नहीं देता है, तो आप वहां पे डिलीट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते अगर आपको परमिशन मिला है या फिर नहीं मिला है उसके आधार पे। क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन टू चेंज द स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस। स्कीमा क्या होता है? नया शब्द है ये, है ना, स्कीमा। स्कीमा का मतलब ये कैसे सजा हुआ है, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, क्लास, मोबाइल नंबर, इसी टाइप से सजा हुआ है ना।
ये हर एक जो है फील्ड है और इस तरह से ये सजा हुआ, इसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। मतलब किस तरह से, किस सिस्टम में वो सजा हुआ है। इसका प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल आपको पढ़ाया था ना मैंने, वही डेटाबेस में, उसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं। रूल्स रेगुलेशन, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है। रूल्स रेगुलेशन जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर जो है, यहाँ पे सब आप 1 2 3 4 यही सब डाल सकते हैं। आप यहाँ पे एबीसीडी नहीं डाल सकते, किसी का रोल नंबर एबीसीडी नहीं होता है ना। तो स्कीमा मतलब रूल रेगुलेशन। तो क्या आप यहाँ पे नया एक आधार कार्ड का नंबर के लिए टेबल बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आप बना ही नहीं सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर आपको अधिकार देगा ही नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अधिकार। तो ये टेबल से आपको समझ में आ चुकी होगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि चला रहा है, पीछे से बैक एंड चला रहा है, वो क्या क्या कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी हर एक चीज। स्कीमा जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, पूरा डेटाबेस का डिजाइन होता है। इंस्टेंस जो है, इसे हम लोग स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस कहते हैं। इंस्टेंस मतलब उस वक्त में क्या चल रहा था। स्नैपशॉट मतलब स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उसी टाइप से उस वक्त में डेटाबेस क्या था, उसका इंस्टेंस कहा जाता है। नाउ डीबीएस, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशन, वो सारी चीजें कर सकता है। एंड यूजर मतलब आप जो है सिर्फ वही ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको अलाउ किया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। प्यास लगे मुझे, थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेन का पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड रखता हूँ, रेड ही ठीक। अब हम लोग एसक्यूएल पढ़ाई कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कई सारे मैंने बताया कि माई एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल होता है। तो ये सब काम कैसे करते हैं। मानिए कि एक जो है टेबल है यहाँ पे, ठीक है। एक टेबल मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये पे मैं बनाता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर है, रोल, यहाँ पे नेम है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे फोन नंबर। 1 2 3 तीन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक का नाम है अमित, एक का नाम है संदीप, एक का नाम है राखी। सब्जेक्ट इन्होंने ऑनर्स लिया हुआ है मैथ्स में, इन्होंने साइंस में ली हुई है, इन्होंने कॉमर्स में ली हुई है। फोन नंबर सबका है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है मुझे जानना है अमित के बारे में सब कुछ। ये मेरे पास एक डेटाबेस है, सबका डेटा इस मेरे डेटाबेस में है, ठीक है। मैं एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ, मैं एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसे बनाया था एडगार एफ गॉर्डन ने। तो मैं जो हूँ अमित के बारे में पूरा डेटा रिकॉर्ड निकालू कैसे, मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना। तो कंप्यूटर को बताने का तरीका होता है, उसे हम लोग क्वेरी कहते हैं। हमें अमित के बारे में डेटा चाहिए, उसे बता रहा हूं मैं कंप्यूटर को कि मुझे अमित के बारे में पूरा रिकॉर्ड निकाल के दीजिए। तो मुझे क्वेरी बताना पड़ेगा। क्वेरी कैसे लिखूंगा मैं, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करो, स्टार, स्टार मतलब सब चीजें ही सेलेक्ट कर लो, सब कुछ ही मुझे बता दो। फ्रॉम स्टूडेंट, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। बहुत सारे टेबल हो सकते हैं ना, स्टूडेंट टेबल हो सकता है, टीचर का भी एक टेबल हो सकता है, टीचर का नाम सैलरी क्या है। तो मैं बोला कि मुझे डिटेल निकाल के, तो सारा का सारा डिटेल, स्टार मतलब सारा डिटेल निकाल के, तो स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट के बारे में डिटेल निकालना है, टीचर का नहीं। वेयर मतलब जहां नेम जो है, नाम जो है अमित है, ठीक है। जहां नाम क्या है, वो अमित है। तो मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसे खोला गया और चेक किया गया, क्या आपका नाम अमित है। देखा क्या, अरे वाह, इसका नाम अमित है, सबसे पहले ही लाइन में मिल गया अमित, ठीक है। अमित के बारे में क्या चाहिए, तो देखा क्या, अच्छा स्टार मतलब सब कुछ ही मांग रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन, अमित, मैथ्स, और उसका फोन नंबर एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो हमें जो है ये डेटा
मिल जाएगा किसके बारे में, अमित के बारे में। ठीक है, या फिर आप अगर ऐसे भी लिखे सेलेक्ट स्टार, मतलब हर एक डेटा चाहिए, स्टार का मतलब हर एक डेटा चाहिए स्टूडेंट टेबल से जहाँ पे रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 क्या, रोल नंबर 1 किसका, अमित का है। तो फिर से ये वाला टेबल अमित का रिकॉर्ड जो है सामने यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एसक्यूएल में ऐसे ही काम होता है। आपने देखिए, आप ये देखिए ना कितना आसानी से आपने एक क्वेरी यहाँ पे सीख गए, आधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन गए। बस वही करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है सारी चीजों को। ठीक है, इतनी ही आसान है। अब मैं बताता हूँ कि कोई भी एक टेबल जो होता है ना, जैसे ये एक टेबल है, उसमें हर एक डेटा को अलग अलग टाइप से हम लोग नाम दे सकते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है प्राइमरी की। ठीक है, क्या मैंने कहा, प्राइमरी की। माने कि ये दो टेबल है मेरे पास, दो टेबल का नाम, मैंने पहला टेबल का नाम रखा स्टूडेंट 1, दूसरा टेबल का नाम रखा स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 1 में स्टूडेंट का डिटेल है कि उसका नाम क्या है। जब मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एडमिशन करवाने के लिए जब आएगा स्कूल में, तो मैं जो हूँ उसका नाम स्टूडेंट 1 वाला टेबल में लिखूंगा। ठीक है, मेरे पास आए, अमित आए एडमिशन करवाने के लिए, मैंने उनका डिटेल लिख लिया कि ठीक है अमित का रोल नंबर 1 है, सबसे पहला बच्चा आया था एडमिशन करवाने के लिए, नाम अमित है, हिस्ट्री वो पढ़ना चाहता है, क्लास 11 में एडमिशन करवाना चाहता है, उसका रोल नंबर ये है। अब आगे एग्जाम की बात, जब एग्जाम हुआ तो मैं इसी टेबल में तो नहीं लिखूंगा ना, मैं एग्जाम के मार्क्स के लिए एक अलग टेबल बनाऊंगा, उस टेबल का नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट 2 वाले टेबल में मैं यहाँ पे रोल नंबर सबका रखूंगा, और उसने कितना मार्क्स लाया था, कितना डिवीजन और कितना ग्रेड उसको मिला वो लिखूंगा। मैं ये हर एक चीज नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ लिख दूंगा रोल नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1 और रोल नंबर 1 यहाँ पे दोनों में सेम है ना, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, रोल नंबर यूनिक होता है। ठीक है, अब लौट आते हैं हम लोग प्राइमरी की में। प्राइमरी की जो है किसी भी टेबल में, ये एक टेबल है, उसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी रिकॉर्ड का किसी भी टेबल में। ये एक टेबल स्टूडेंट 1 जो है, इसमें एक रोल नंबर एक ही आदमी का है, मतलब रोल नंबर 1 किसी एक ही आदमी का हो सकता है, रोल नंबर 2 भी किसी एक ही आदमी का हो सकता है। ठीक है, रोल नंबर शेयर नहीं करते हैं, वो यूनिक है। दो लोगों का नाम अमित भी हो सकता है, सपोज कि रोल नंबर 2 का नाम भी अमित है, दो लोगों का नाम, आपके भी क्लास में बहुत सारे अमित हुए होंगे, 2 अमित 3 अमित होंगे, तो अमित जो है नाम सेम हो सकता है लेकिन रोल नंबर किसी का सेम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हर एक टेबल में एक यूनिक होना चाहिए, और वो यूनिक हम लोग ने किसके बनाया, हमने उस वो रोल नंबर को बनाया। जैसे कि सबका बैंक अकाउंट नंबर अलग अलग होता है, दो बैंक अकाउंट का नंबर सेम हो ही नहीं सकता है। हाँ, लोगों का नाम सेम हो सकता है कि हाँ ठीक है, ये अमित का बैंक अकाउंट है, ये भी अमित का ही बैंक अकाउंट है, लेकिन वो दूसरा अमित है, ये दूसरा अमित है, इनका बैंक अकाउंट नंबर 03 है, उनका 05 है। तो हमेशा हर एक टेबल में एक ना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है कि वो सिंगल है, वैसा कोई दूसरा नहीं होगा। किसी भी डेटाबेस में एक प्राइमरी की होना चाहिए, मस्ट बी नॉट नल। ठीक है, मतलब कि जो प्राइमरी की होगा वो नल नहीं होगा। नल का मतलब होता है कोई डेटा ही नहीं, वो तो खाली स्थान है। रोल नंबर खाली स्थान नहीं हो सकता है किसी का भी। हर एक टेबल में एक प्राइमरी की पॉसिबल है। ठीक है, जैसे रोल नंबर, अकाउंट नंबर, किसी का एनरोलमेंट नंबर, ये सब प्राइमरी की है। प्राइमरी की जो, तो प्राइमरी की के बारे में आपको क्या पता चला कि ये यूनिक होता है, मतलब सिंगल होता है, वैसे कोई दूसरा रोल नंबर या फिर अकाउंट नंबर किसी का दूसरा नहीं हो सकता। वो नॉट नल, मस्ट बी, वो नॉट नल होगा, मतलब कोई भी खाली स्थान नहीं हो सकता है। ठीक है, और किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की पॉसिबल है। इन एनी टेबल ओनली वन प्राइमरी की इज पॉसिबल।
ऐसा नहीं कि रोल नंबर को ही मैंने प्राइमरी की बना लिया, मोबाइल नंबर को ही मैंने प्राइमरी की बना लिया, नहीं बना सकते। मोबाइल नंबर दो जन का सेम हो सकता है, दो दोस्त एक ही मोबाइल नंबर चला रहे हैं, गरीब है, एक ही मोबाइल से दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, गांव से एक साथ पढ़ने के लिए आए हैं, एक ही फोन लेके आए हैं, तो रोल नंबर दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर भी सेम हो सकता है। इसीलिए हम जो है प्राइमरी की सिर्फ एक ही टेबल को बना सकते हैं। हर एक टेबल को हम लोग, हर एक कॉलम को जो है हम लोग, हर एक कॉलम को जो है हम लोग प्राइमरी की नहीं बनाते हैं। अब फॉरेन मतलब विदेश, ठीक है। दो अलग अलग टेबल में अगर सेम हमने प्राइमरी की रखी हुई है तो इसे हम लोग फॉरेन की बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी क्या बोला मैंने, कि दो अलग अलग टेबल में सेम फॉरेन की रह सकता है, ठीक है। फॉरेन की क्या होता है, दो टेबल को जोड़ने का जरिया होता है। फॉरेन की से क्या है कि एक टेबल स्टूडेंट वन और एक टेबल स्टूडेंट टू, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कैसे। अगर मैं बोलूंगा कि अमित का जो है मार्क्स बताओ यार, कि अमित ने कितने परसेंटेज मार्क्स लाया, तो आप चेक कीजिएगा कि अमित का रोल नंबर कितना था, और फिर आप चेक कीजिएगा कि अच्छा रोल नंबर वन का मार्क्स कितना था टेबल स्टूडेंट टू वाले टेबल में, आप देखिए 78, तो फिर आप बोलेगा कि अच्छा अमित का रोल नंबर है वो 78, अमित का जो मार्क्स है वो 78% अमित ने लाया है, और उसने फर्स्ट डिवीजन और ए प्लस ग्रेड लाया है। तो इस टाइप से फॉरेन की काम करता है, ठीक है। फॉरेन की जो है रेफरेंस वाला काम करता है दो और दो से ज्यादा टेबल के बीच में। एक फील्ड जो कि प्राइमरी की है उसको फॉरेन की के तरह यूज कर सकते हैं दूसरे टेबल से डेटा लेने के लिए, अगर दोनों टेबल्स में सेम टाइप ऑफ प्राइमरी की को यूज किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तीन टेबल है ना। अब क्या है कि सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि अमित के अकाउंट में पैसे कितने हैं, तो अमित अमित बहुत मैं कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, अब राकेश पे बात करता हूँ, ठीक है। राकेश दी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, राकेश दी जिन्होंने पॉलिटी लिया हुआ है, क्लास 11 के स्टूडेंट है, उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो अकाउंट वाला टेबल तो ये है, और इसमें जो एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे तो एनरोलमेंट नंबर है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल वन जाएगा स्टूडेंट नंबर टू के पास, बोलेगा राकेश जिनका रोल नंबर है 3, उनका एनरोलमेंट नंबर बताइए। फिर वो चेक करेगा कि अच्छा उनका एनरोलमेंट नंबर तो 13 है, A13। फिर वो जाएगा टेबल नंबर 3 में, स्टूडेंट 3 में, यहाँ पे बोलेगा कि A13 जो एनरोलमेंट नंबर है उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो चेक करेगा, बोलेगा 1250 रुपए है सिर्फ। तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा कि अच्छा राकेश जो है उनके अकाउंट में 1250 रुपया है। इस तरह से जो है एक डेटाबेस काम करता है। फॉरेन की जो है अलग अलग टेबल, दो या दो से ज्यादा टेबल के बीच में काम करता है, और इस टाइप से डेटा निकाल के वो लोग देते हैं। डेटाबेस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पॉसिबल नहीं है दो दो टेबल्स के बीच में, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हम लोग यूनिक की के बारे में पढ़ाई करेंगे। यूनिक की, तो यूनिक की जो है हम लोग उन फील्ड्स को बोलेंगे जिनमें डेटा जो है सेम कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि अकाउंट नंबर जो है, पेन का लीड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हम्म सो यूनिक की में क्या है, कोई भी कॉलम में सेम डेटा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर, जैसे मैं कह रहा हूं, किसी भी दो इंसान का अकाउंट नंबर सेम नहीं हो सकता है, हमेशा ये एक यूनिक नंबर होगा, ठीक है। तो यूनिक की हम इसे कह सकते हैं। तो आपको मैंने प्राइमरी की के बारे में बताया था, प्राइमरी की भी यूनिक की होता है, मैंने बताया था आपको। एक चीज हमेशा याद रखिए, हर एक प्राइमरी की एक यूनिक की होता है, लेकिन हर एक यूनिक की जो है प्राइमरी की नहीं होता है। इसका मेन रीजन है ये नल, ठीक है। माने कि एक कस्टमर आपके बैंक में आए, उन्होंने कहा कि उन्हें एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपने उनका एंट्री कर लिया, ठीक है।
लेकिन अभी तक उनका बैंक अकाउंट खाता जो है वो खुला नहीं है। तो आपने उनका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर तो ले लिया, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर जो ये ब्लैंक रह जाएगा, ये खाली रह जाएगा, क्योंकि अभी तक उनका बैंक अकाउंट बना नहीं है। ठीक है, तो यूनिक की जो है एक टाइप का प्राइमरी की ही है, बट उसमें नल डेटा एक्सेप्ट हो सकता है। नल का मतलब कि यहाँ पे अभी कोई डेटा नहीं है। तो जो भी फील्ड जो कि रेस्पॉन्सिबल है एज अ प्राइमरी की, लेकिन उसमें नल भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, नल डेटा, तो उसे हम लोग यूनिक की कहते हैं। तो मेन प्राइमरी डिफरेंस यही है प्राइमरी की और यूनिक की में, कि यूनिक की जो है वो प्राइमरी की ही है, लेकिन उसमें नल डेटा एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर प्राइमरी की जो है यूनिक की ही है, लेकिन उसमें नल डेटा एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। नल और जीरो में डिफरेंस, ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि नल और जीरो में क्या डिफरेंस है। मानिए कि आपका बैंक अकाउंट नंबर अभी तक आया नहीं है, आपने बैंक अकाउंट के लिए जो है अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक अकाउंट बना नहीं है, तो वहां पे ये खाली स्थान है। अब आपका बैंक अकाउंट बन गया है और उसमें आपका अमाउंट, उसमें जो आपने धनराशि जमा की हुई है वो है शून्य, जीरो। तो यही आपका मेन डिफरेंस है। नल का मतलब कि वो पूरा नल वैल्यू है, वो खाली स्थान है, और जीरो का मतलब शून्य। अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की के बारे में। कैंडिडेट की वो सारे फील्ड्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है या फिर एलिजिबल है प्राइमरी की बनने के लिए। जैसे कि रोल नंबर जो होता है वो सबका यूनिक है, तो ये एलिजिबल है। ठीक है, नेम नेम जो है वो एलिजिबल नहीं होता है प्राइमरी की बनने के लिए, तो ये आपका कैंडिडेट की नहीं है। रोल नंबर जो है वो कैंडिडेट की है। अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जैसे मैंने कहा सबका यूनिक बैंक अकाउंट नंबर होता है, तो अकाउंट नंबर भी जो है वो आपका एक प्राइमरी की बनने का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है। ईमेल आईडी, आप लोग जैसे बैंक का फॉर्म भरते हैं ना आईबीपीएस का, तो उसमें जो ईमेल आईडी जो होता है वो भी हमेशा यूनिक मांगा जाता है। आप सेम ईमेल आईडी से दो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी भी कहीं कहीं पे जो है प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल है और रिस्पॉन्सिबल है। तो वो सारे फील्ड जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं उन्हें हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। वो प्राइमरी की होते नहीं है, लेकिन प्राइमरी की के सारी खूबियां वो रखते हैं, इसलिए उन्हें कैंडिडेट की कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड और सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कि कैंडिडेट की जो है, जैसे मैंने कहा रोल नंबर, अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कैंडिडेट की है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर 3 हो जाएगा आपका 8। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, तो आपको आंसर देना है 2 टू द पावर, जितने आपके कैंडिडेट की हो सकते हैं वो पावर लगा देना है, तो 8। ठीक है, नोट में देखिए क्या है, कैंडिडेट की जो है प्राइमरी की बन सकता है। प्राइमरी की जो है एक सबसेट, एक पार्ट है कैंडिडेट की का, मतलब कि कैंडिडेट की में से ही कोई जो है प्राइमरी की बनता है। ठीक है, उसके बाद मिनिमल सुपर की, सुपर की के बाद में हम लोग आगे जाके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इसका नाम ही जानिए। नेक्स्ट आपका ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की मतलब वो सारे कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की बनने का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लेकिन प्राइमरी की बन नहीं पाया है, उन्हें हम लोग ऑल्टरनेट की कहते हैं। मतलब वो, उनको हमने एक टाइप से ऑल्टरनेट के रूप में रखा हुआ है। ठीक है, तो वो सारे फील्ड जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी की के तरह वर्क करने के लिए, लेकिन प्राइमरी की है नहीं, उन्हें हम लोग ऑल्टरनेट की कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने सिर्फ रोल नंबर को प्राइमरी की बोला हुआ है, लेकिन अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी भी प्राइमरी की बनने के लायक है। ठीक है, तो रोल नंबर तो प्राइमरी की है ही, प्राइमरी की है ही, लेकिन अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी भी प्राइमरी की बनने के लायक है, लेकिन वो प्राइमरी की बन नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग ऑल्टरनेट की कहेंगे। ठीक है, कैंडिडेट की तो ये तीनों है, कैंडिडेट की ये तीनों है, लेकिन ऑल्टरनेट की सिर्फ आपका अकाउंट नंबर और ईमेल आईडी है।
तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑल्टरनेट की वो है जो कि कैंडिडेट की से प्राइमरी की माइनस कर दीजिए, तो जो दो बचेंगे वो आपका ऑल्टरनेट की है। नेक्स्ट आपका कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की जो है कॉम्बिनेशन होता है दो या फिर दो से ज्यादा कॉलम्स का, जो कि कॉलम्स को यूज करके यूनिक रो बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इनका भी नाम हमने अमित रख दिया। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे देखिए, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 दोनों का नाम ही अमित लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस रोल नंबर को हम हटा दें, मैं हटा देता हूँ इस रोल नंबर को, मान लीजिए रोल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन में अमित अमित जो है ये कॉमन है, लेकिन अमित के साथ अमित, वो अमित जिनका अकाउंट नंबर 123 है, या फिर मैं बोलूं कि वो अमित जिनका अकाउंट नंबर 456 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को यूज करके, उनके डेटा को यूज करके एक टाइप से यूनिकनेस हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कॉम्पोजिट की कहेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशंस कॉलम्स के, जो कि गारंटी करता है यूनिकनेस का। ठीक है, दो उनका इंडिविजुअली कोई यूनिकनेस नहीं है, जैसे अमित और अमित ये दोनों का ही तो नाम सेम है, इनका अपने आप में कोई यूनिकनेस नहीं है, लेकिन ये जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो, जैसे कि मैंने नेम और अकाउंट नंबर ये दो कॉलम को लिया, ये दो कॉलम को मिलाने पे इनका एक यूनिकनेस बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर 123, तो यहाँ पे देखिए अमित और राजेश राकेश दोनों का अकाउंट नंबर 123 है, लेकिन अमित जिनका अकाउंट नंबर 123 है या फिर अमित जिनका अकाउंट नंबर 456 है, ऐसे मैं बोलूं तो आप लोग जो है कोई एक रो को ही उठाइएगा, तो इन्हीं को हम कॉम्पोजिट की कहते हैं। दो कॉलम, वो दोनों कॉलम जो कि आपस में मिलके एक यूनिक की बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर की। सुपर की भी आपका जो अभी कॉम्पोजिट की मैंने कहा वही है, लेकिन यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट को उठाया जाता है, जितने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है उस डेटा का सबको मिला करके एक यूनिक आइडेंटिटी बनाया जाता है, उसे हम लोग सुपर की कहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट की जो आपने देखा वही है सुपर की, बस कंपोजिट की में हम लोग दो कॉलम या दो से ज्यादा लेते हैं, सुपर की में हम लोग सारे ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अब ये फुल फॉर्म्स को आप लोग को बहुत ही ज्यादा याद रखना पड़ेगा, हर एग्जाम में एक नया फुल फॉर्म आता है डीवीएमएस से। तो डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, आप इसे नोट करके लिख लीजिए। डीक्यूएल का फुल फॉर्म होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीएमएल का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीसीएल का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल का ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इनके बारे में पढ़ते हैं। डीडीएल जो हमने अभी अभी पढ़ा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है, इसमें आपका कोई भी टेबल में डेटा किस तरह से रखा हुआ रहेगा उसे बताया जाता है कि कैसे रहेगा, कितने कितने टेबल्स रहेंगे, कौन से टेबल में रोल नंबर रहेगा, कौन से कॉलम में आपका नेम रहेगा, ये सारी चीजें। तो ये डीडीएल काम जो है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जो डेटाबेस को बना रहा है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम रहता है डीडीएल, डेटा को डिफाइन करना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वो क्रिएट करता है स्कीमा किसी भी टेबल का, स्कीमा मतलब रूल रेगुलेशन, हमेशा याद रखिएगा। डीबीएमएस में स्कीमा का मतलब होता है रूल रेगुलेशन। तो टेबल में यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर सिर्फ नंबर ही होगा, यहाँ पे एबीसीडी आप नहीं लिख सकते, नेम में आपका एबीसीडी आएगा, कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो इस टाइप का स्कीमा जो रूल रेगुलेशन बनाया जाता है वो हम लोग बनाते हैं क्रिएट यूज करके। क्रिएट, ऑल्टर यूज करके हम लोग किसी भी टेबल का या डेटाबेस का स्कीमा को चेंज करते हैं। मानिए कि यहाँ पे हमने तीन कॉलम बनाए हुए हैं, मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो मैं इसका बनावट को, इसका स्कीमा को चेंज कराऊं ना, तो उसके लिए हम लोग ऑल्टर का यूज करेंगे। ऑल्टर को यूज करके हम लोग कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ऐड कॉलम,
ड्रॉप कॉलम को एक कॉलम को हटा सकते हैं, या फिर मॉडिफाई कॉलम, हम लोग किसी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का जरूरत कब पड़ता है? सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पे ये कॉलम रखा है कि ये फोन नंबर का कॉलम है, फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या बढ़ने की वजह से फ्यूचर में 12 या 13 डिजिट का भी मोबाइल नंबर बनने वाला है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग इस कॉलम को मॉडिफाई कर देंगे कि अब जो है ये 13 डिजिट तक एंटर कर सकते हैं नंबर। ठीक है। थर्ड आपका ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या है? आपका सारा रिकॉर्ड एक ही टाइम में डिलीट किया जा सकता है। जितना यहाँ पे टेबल में डेटा है वो डिलीट किया जा सकता है, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगा, स्ट्रक्चर जो है ऐसा ही रहेगा। ठीक है। ड्रॉप। ड्रॉप में क्या होता है कि आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर, पूरा पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। तो ट्रंकेट और ड्रॉप में ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए। ट्रंकेट को यूज करके इस टेबल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, मतलब आपका अलमारी खाली हो जाएगा ट्रंकेट को यूज करके। और ड्रॉप को यूज करके पूरा पूरा अलमारी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। कमेंट। कमेंट से क्या है कि सपोज आपको किसी भी एक टेबल का किसी एक कहीं कोई कॉलम में या फिर कोई सेल में आपको कुछ कमेंट देना है, तो आप वहां पे कमेंट यूज कर सकते हैं। रीनेम। रीनेम क्या है कि कोई भी डेटाबेस का नाम को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, डेटाबेस के अंदर कुछ भी है तो आप उसे रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। नाउ डीक्यूएल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डीक्यूएल जैसे मैंने कहा डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब अब जो है हम लोग क्वेरी के बारे में, उस टेबल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है, अभी तक हम लोगों ने इसमें पूरा टेबल के बारे में पढ़ रहे थे ना कि टेबल को कैसे चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में था। अब डेटा क्वेरी लैंग्वेज में है। यहाँ पे जो टेबल आपका बना हुआ है, सपोज सीरियल नंबर, नेम, अकाउंट नंबर, फोन नंबर, AK, ZV, इनका नाम है मान लीजिए, AK अमिताभ कुमार, ZV जियान वरदान, अकाउंट नंबर 231641, फोन नंबर XXX, और इसका फोन नंबर YYY। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज ये एडमिन कंट्रोल कर सकता है, मतलब इस टेबल का, जैसे मैंने भी कहा था कि डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर जो इस डेटाबेस को बनाएगा सिर्फ वही इसको यूज कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है DA वो सबसे ऊपर में होता है, फिर होता है एडमिन। ठीक है। आप इसको ये बोल सकते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने इंस्टाग्राम को बनाया, इंस्टाग्राम का मालिक जुकरबर्ग। एडमिन, अब इंस्टाग्राम में एक पेज बना हुआ है, उस पेज का मालिक। ठीक है। पेज का जो मालिक होता है उसे हम लोग एडमिन कहते हैं। तो इंस्टाग्राम का मालिक जो है वो सबको कंट्रोल कर सकता है। ये जो एडमिन है ये बस अपना इंस्टाग्राम का पेज को कंट्रोल कर सकता है। करेक्ट। तो वो जो है DQL में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जो जो आपको लिमिट दी हुई है एडमिन को, वो उतना ही चेंज कर सकता है। वो क्या कर सकता है, सेलेक्ट यूज करके जो यहाँ पे डेटा है उसको देख सकता है। इंसर्ट यूज करके वो टेबल के अंदर डेटा डाल सकता है, लेकिन टेबल का बनावट को चेंज नहीं कर सकता। वो टेबल के अंदर डेटा डाल सकता है, वो अपडेट कर सकता है कि अंदर में जो डेटा है उसे चेंज कर लिया। सपोज कि आपका फोन नंबर अब ZZZ है, तो ये अपडेट कर सकता है। कौन कर सकता है? एडमिन कर सकता है। डिलीट, एक रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है कि ये सीरियल नंबर 2 जो है, अब इसने अपना बैंक अकाउंट से खाता हटा लिया तो इसका रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है ना, तो ये डिलीट कर सकता है। नेक्स्ट आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो डेटा डाला गया है उसे कौन कौन कंट्रोल कर सकता है, उसका एक्सेस किसको मिलेगा, किसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग दो चीजें यूज करते हैं। पहला है ग्रांट। ग्रांट से हम लोग एक्सेस देते हैं, और रिवोक, रिवोक से हम लोग एक्सेस लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने DDL पढ़ लिया, DQL पढ़ लिया। हाँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सॉरी, या DML यही था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
ठीक है। डीक्यूएल ये बस क्वेरी से देख रहा है, और डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा में हम लोग बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंड यूजर और डेटाबेस एडमिन दोनों ही कर सकते हैं। डेटा में बदलाव, डेटा मैनिपुलेट करना, इंसर्ट करना, डेटा अपडेट करना या फिर डिलीट करना। ठीक है, वही मैं सोचा डीएमएल कहाँ चला गया। नाउ ट्रांसमिशन कंट्रोल आपका, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बता दी मैंने। ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज में मतलब जो भी डेटा या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करना। तो इसमें आपके तीन चीजें आ जाती है, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट मतलब जो अभी ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए हैं, उसमें कमिट कर रहा हूं कि हाँ सही है। रोल बैक मतलब जो चीज, कोई ट्रांजेक्शन हो चुका है उसे मैं फिर से रोल बैक कर रहा हूँ, उसको मैं वापस ले ले रहा हूँ। और एक सेव पॉइंट, सेव पॉइंट मतलब कि अभी जो भी हुआ है उसे मैं सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपका टीसीएल में आती है। अब हम लोग आ जाते हैं डेटाबेस मॉडल पे। मतलब कि डेटाबेस, अभी तक जैसे हम लोग ने कहा कि टेबल में सब कुछ सेव रहता है ना, टेबल फॉर्म में। अब क्या है कि टेबल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, मानिए कि दो टेबल, दो से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं, या फिर एक टेबल में बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो कैसे जुड़ी हुई रहेगी, उस डेटाबेस का मॉडल क्या होगा, वो कई प्रकार के होते हैं। तो उसी को हम लोग डेटाबेस मॉडल में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस मॉडल का सबसे पहला होता है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में हर एक टेबल जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, जिन्हें जैसा जरूरत पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले तो एक स्टोर है, एक दुकान है, मानिए कि ये है अमेजोन। ठीक है, और मानिए कि ये क्या है, ये है अमेजोन। अमेजोन से आप लोगों ने शॉपिंग की हुई होगी। ठीक है, उस अमेजोन के साथ तीन लोग जुड़े हुए हैं। एक तो आप और हम जो है कस्टमर, अमेजोन से सामान खरीदते हैं हम लोग। दूसरा मैनेजर, मैनेजर जो कि अमेजोन को संभाल रहा है, मैनेज कर रहा है सारी चीजों को। और दूसरा सेल्समैन, मतलब सेलर या फिर सेलर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज मिलके ही अमेजोन बन रहा है। तो अमेजोन के का अपना एक डेटाबेस है, और उस डेटाबेस से तीनों कस्टमर, मैनेजर और सेल्समैन जो सेलर है, तीनों को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक आता है आइटम। आइटम मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट डाला हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट को जो है सेल्समैन मैनेज करता है कि प्रोडक्ट का दाम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि वो सेल्समैन है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर कर रहे हैं, इस ऑर्डर को जो है कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, तो कस्टमर भी मैनेज कर सकता है। कस्टमर में ने सपोज कि एक फोन को ऑर्डर किया, आईफोन में कोई भी फोन, एंड्रॉयड फोन को ही ऑर्डर किया। ठीक है, तो कस्टमर जो है ऑर्डर को कंट्रोल कर पा रहा है, कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। उसने एक फोन ऑर्डर किया, सेल्समैन भी इसको कंट्रोल कर सकता है। सेल्समैन ने देखा कि ये तो फोन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन वो फोन सेल्समैन के पास है ही नहीं, सेलर के पास है ही नहीं, तो सेलर ने इस फोन को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसके पास सामान है ही नहीं, तो ये बेचेगा कैसे उसको। और ये मैनेजर जो है, जो कि अमेजोन को संभाल रहा है, ये भी ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है, ये भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। और जैसे सेल्समैन के पास सामान नहीं था, तो कस्टमर को नहीं मिल पाए, तो उसके लिए रिफंड भी कि चलिए आपने ऑर्डर किया था लेकिन हमारे पास सामान नहीं है, हम आपको दे नहीं पाए, तो इसलिए 100 रुपया आपको ऐसे ही एज अ बोनस दे दिया मैंने। तो ये मैनेजर भी कंट्रोल कर सकता है। तो अमेजोन का एक अलग डेटाबेस है, कस्टमर का एक अलग डेटाबेस है, मैनेजर का अलग डेटाबेस है, सेल्समैन जो सेलर है उसका एक अलग डेटाबेस है। सेल्समैन जो सेलर है वो अपना डेटाबेस में सेलेक्ट करके रखता है कि हाँ मेरा दाम, मेरा प्रोडक्ट का दाम ये है, इतना रखेंगे। मैनेजर भी बहुत कुछ अपना टेबल में रखता है, कस्टमर भी अपना टेबल में रखता है कि हाँ ये मेरा कार्ट है, मैंने फोन रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, मग रखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर आईडी
ऑर्डर क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, तो इसका भी एक अलग टेबल बनता है। और आइटम प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का जैसे कि एक डेटाबेस रहता है, हर एक टेबल जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसे हम लोग नेटवर्क मॉडल कहते हैं। इस टाइप का सिचुएशन को हम लोग नेटवर्क मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट आपका हायरार्की मॉडल। हायरार्की मॉडल जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में दो आ गए, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस टाइप से हायरार्की रहता है। मतलब एक ऊपर रहेगा, उसी से दो निकले हुए हैं, ठीक है, ऐसे। और फिर उस दो से और भी एक दो तीन चार हो गए यहाँ पे, या फिर इसके नीचे, है ना। तो ये टीयर वन आपका हो गया, ये आपका टीयर टू हो गया, और ये आपका टीयर थ्री हो गया। टीयर वन टू थ्री, यहाँ पे तीन हायरार्की चल रहे हैं। तो इस टाइप का, या फिर आप इसके नीचे भी रख सकते हैं दो, तो ये टीयर फोर हो जाएगा। तो इस टाइप के मॉडल को हम लोग हायरार्की मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में ऐसे टेबल्स जो है, दो अलग अलग टेबल्स है। इन्हें जैसे यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी लिखी हुई है, और एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी भी है, सब्जेक्ट आईडी भी है। तो ये रिलेशनल हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, दो अलग अलग टेबल्स का सेम डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जी हाँ, आप इसे फॉरेन की बोल सकते हैं। फॉरेन की को यूज करके दो अलग अलग टेबल के फॉरेन की को एक ही टेबल में दोनों को रखा गया है फॉरेन की के रूप में, और ये तीनों टेबल से एक दूसरे से रिलेशनली कनेक्टेड है। तो इसे हम लोग रिलेशनल मॉडल कहते हैं। ई आर मॉडल। ई आर मॉडल जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई आर मॉडल में एंटिटी को कैसे मार्क किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, खास करके ये ई आर मॉडल होता है, ठीक है। इसका डायग्राम देख लीजिए, इसमें सेंटर में रहते हैं, इससे वो जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे करके ये ई आर मॉडल बनता है। ओके। ई आर मॉडल में रेक्टेंगल से हम लोग एंटिटी को डिनोट करते हैं। इसे आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आता है हमेशा कि ई आर मॉडल में जो है हम लोग रेक्टेंगल से किसको डिनोट करते हैं, रिलेशन को, एंटिटी को, एट्रीब्यूट को, या फिर वीक एंटिटी को। तो एंटिटी आप मारिएगा, ठीक है। ये डायमंड टाइप का है, इससे हम लोग रिलेशनशिप को, ओवल शेप एट्रीब्यूट, ये रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल तो वीक एंटिटी, और ये डायमंड के अंदर डायमंड तो मतलब वीक एंटिटी रिलेशनशिप। ओवल के अंदर ओवल तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, और ये आपका अगर सर्कल के अंदर अंडरलाइन है तो ये की एट्रीब्यूट, और इस टाइप से ये कंपोजिट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और ये डॉटेड लाइन वाला सर्कल अगर है तो ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट, ठीक है। ई आर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशन डायग्राम, कि यहाँ पे कौन सा एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है, उस मॉडल को हम लोग ई आर डायग्राम कहते हैं। अगर ई आर डायग्राम एक स्टूडेंट का बनाया जाए, स्टूडेंट जो कि कॉलेज जाता है, तो इस टाइप से होगा कि ये स्टूडेंट का टेबल है, इसमें आपका स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस होता है, स्टूडेंट जो है वो कॉलेज जाता है। तो इस टाइप से ये डायमंड हो गया। ये डायमंड को हम लोगों ने क्यों यूज किया है, ये रिलेशनशिप बता रहा है। एक चीज नोटिस कीजिए, ठीक है, स्टूडेंट को हम लोग रेक्टेंगल और कॉलेज को भी रेक्टेंगल किया है, क्यों, क्योंकि ये एक एंटिटी है, जैसे मैंने कहा, एंटिटी जिन्हें हम लोग छू सकते हैं, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा मैंने। और एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, सर्कल जो है वो एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं। चाहिए उधर कैसे चला जाता है बार बार। ओके, तो कॉलेज के ये आपके दो एट्रीब्यूट, कॉलेज आईडी हो गया, कॉलेज नेम हो गया, स्टूडेंट के आपके तीन एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर एक कंपनी का ईआर डायग्राम बनाया जाए तो ये एम्प्लॉय हुआ जो कि एक एंटिटी है, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, आईडी और जेंडर, ठीक है। और ये आपका रिलेशन के लिए हम इसे जो है डायमंड कट का यूज करते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और डिपेंडेंट एंटिटी से रिलेशन बनाया है, और ये सारे के सारे इनके एंटिटी है। तो रेक्टेंगल से हम लोग एंटिटी यूज करते हैं, सर्कल से हम लोग एट्रीब्यूट, और ये डायमंड से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है एक
पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम आप लोग जानते हैं, ठीक है, वही एल्गोरिदम का एक फ्लो चार्ट पिक्चर के द्वारा कि अच्छा पहले ये काम होगा, उसका फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, तो उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट भी आपका ईआर डायग्राम जैसा होता है, इस टाइप का सिंबल हो तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप होता है। किस टाइप का सिंबल देख लीजिए, ये स्टार्ट है, कोई भी एल्गोरिदम शुरू हुआ है इस टाइप से, प्रोसेस में रहेगा तो रेक्टेंगल, इनपुट या आउटपुट आ रहा है तो ये आपका पैरेललोग्राम टाइप से रहेगा, और ये डायमंड टाइप से रहेगा जब डिसीजन या फिर ब्रांचिंग होगा। सर्कल, कनेक्टर और फ्लो मतलब कि किस तरफ बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है तो इस तरफ एरो, नीचे बढ़ रहा है तो एरो इस तरफ, तो ये होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अगर मैं बोलूँ, मैं कंप्यूटर को एक काम दे दिया कि जो है 1 से लेकर के 100 तक जो है जितने भी इवन नंबर्स है वो सबको मुझे बताओ, तो वो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे डॉट डॉट आपके 100 तक बताते रहेगा। तो ये काम कंप्यूटर स्टार्ट कैसे कर रहा है उसको एक फ्लो चार्ट से अगर समझा जाए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये इस टाइप का डायग्राम है, स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर एक बॉक्स दिया गया, बॉक्स का मतलब प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले स्टार्ट किया गया ऐसे, ठीक है, और स्टार्ट भी यहीं से स्टॉप भी यहीं पे है, ठीक है, इसी टाइप से देखिए, स्टार्ट भी इस टाइप से, स्टॉप भी इस टाइप से। असाइन किया गया उसको सबसे पहले नंबर 1, ठीक है, जब तक 100 ना पहुंच जाए, वाइल नंबर जो है 100 तक ना पहुंच जाए तब तक करते रहना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर वो नंबर बता दो, नहीं तो फिर अगला नंबर पे चले जाओ, नंबर में 1 जोड़ दो, अगला नंबर पे चले जाओ, और अगर 100 तक पहुंच चुके हो तो अब रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। इस टाइप से जो है कंप्यूटर इवन नंबर को प्रिंट करता है, और ये आपका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। अब कुछ हम लोग फुल फॉर्म्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे फुल फॉर्म, एग्जाम्स में ये सारे आए हुए हैं कभी ना कभी। तो रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव और इंडिपेंडेंट डिस्क। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बीसीएनएफ मतलब बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म या फिर 3.5 नॉर्मल फॉर्म इसको कहा जा सकता है। डीकेएनएफ मतलब डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। डेटा कंसिस्टेंसी, ये चीज याद रखिए, ये पॉइंट है, ठीक है। डेटा में कंसिस्टेंसी मतलब कि किसी भी तरह का चेंज जो है डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। सबसे पहले स्टेप ट्रांजैक्शन में यूजर इंक्वायरी होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रिमेम्बर करने के लिए अब आईबीपीएस एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे मैं अभी करवाने वाला हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट आईबीपीएस क्वेश्चंस ऑन डीबीएमएस। अब क्या है कि माने कि ये जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ये तमाम क्वेश्चंस देखिए और आप आंसर बताइए हमें, और काउंट भी कीजिए कि आप जो है इन सारे क्वेश्चंस में से आपने कितने के आंसर दिए, आप खुद को मार्क्स दीजिए, ठीक है। देखता हूँ कि आप लोग कितने दे पाते हैं क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डीवीएमएस से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीवीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा जो है डेटाबेस मॉडल नहीं है। हायरार्की होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, टेबुलर नहीं होता है, और रिलेशनल होता है। तो टेबुलर इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल, अभी मैंने पढ़ाई किया, अभी आप लोगों ने पढ़ाई किया। प्राइमरी की का मेन पर्पस क्या होता है। प्राइमरी की अभी मैंने कहा कि रिकॉर्ड्स जितने हैं उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोई भी डेटा देखने के लिए रिट्राइव करने के लिए हम लोग इनमें से कौन सा एसक्यूएल कमांड का यूज करते हैं, तो हम लोग सेलेक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। डीबीएमएस में एसिड का यही फुल फॉर्म होता है, हमेशा क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डीडीएल लैंग्वेज है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब डेटाबेस को जब हम डिफाइन करते हैं तो सेलेक्ट जो है वो आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज है। इंसर्ट और क्रिएट जो है वो मैनिपुलेशन वाला है, ठीक है। सॉरी,
इंसर्ट और अपडेट जो है मैनिपुलेशन वाला है। क्रिएट जो है वो आपका DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। क्रिएट को यूज करके हम लोग टेबल या फिर क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस बना सकते हैं। तो क्रिएट जो है वो DDL है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से फॉरेन की का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। फॉरेन की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो अलग अलग टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा जो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है जो कि एलिमिनेट करता है ग्रुप ऑफ टेबल्स में। ठीक है, तो आपका रहेगा हमेशा आंसर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF जो है ये एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है जो कि टेबल में ग्रुप को बनने से रोकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इनमें से कौन सा कमांड को यूज किया जाता है डेटाबेस को रिमूव करने के लिए। तो अभी मैंने कहा कि ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं लोग, पूरा डेटाबेस को ही अगर रिमूव करना रहे तो हम लोग ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूपल किसे कहते हैं। ट्यूपल किसे कहते हैं, तो ट्यूपल जैसे कि ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में ये जो रो है ये पूरा एक रो है, एक बच्चे का कथा लिखा हुआ है इसमें, तो इसी को हम लोग ट्यूपल कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है अ रो इन अ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि इनमें से कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट का हम लोग डेटाबेस में डेटा अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। अपडेट करने के लिए अपडेट का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल कॉमन सेंस लगा के इसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ड्रॉप वाले में मत कीजिएगा यहाँ पे रिमूव करने के लिए आप ये रिमूव या डिलीट नहीं, यहाँ पे ड्रॉप ही याद रखिएगा। ये ट्रिक क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, एसक्यूएल कमांड ग्रांट क्या करता है। ग्रांट से हम लोग परमिशन ग्रांट करते हैं और रिवोक से हम लोग परमिशन वापस भी ले लेते हैं। तो ग्रांट से हम लोग यूजर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि अब आपको अनुमति या फिर एक्सेस मिल चुका है फलाना डेटाबेस में डेटा देखने के लिए। जब आप बैंक में नौकरी करने जाइएगा तो आपको एक्सेस दिया जाएगा कि आप SBI या फिर जिस भी बैंक में आप है, आप दूसरे कार्डधारी अकाउंट धारी के अकाउंट में कितने पैसे वो आप देख सकते हैं। तो आपको एक्सेस दिया गया, अभी आप नहीं देख सकते हैं, तो उस समय आपको एक्सेस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इनमें से कौन सा एसक्यूएल कमांड नहीं है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, बट डेटा विजुअलाइजेशन लैंग्वेज ये नहीं है। तो दिस इज नॉट द टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि इनमें से क्या रिलेशनल डेटाबेस है। व्हाट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस है जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है टेबुलर फॉर्म में और दो अलग अलग टेबल्स या फिर उससे ज्यादा टेबल्स के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हम लोग एक टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ टेबल ना डिलीट हो जाए तो उस समय हम लोग ट्रंकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेबल डिलीट नहीं होगा, डेटा सिर्फ डिलीट होगा। ऑफिस में जाके कर मत दीजिएगा, ऑनेस्ट पता चला सबका बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे धनराशि सब खत्म हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, कौन सा प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है सारे ट्रांजेक्शन्स को इंश्योर करने के लिए। तो सारे ट्रांजेक्शन्स को इंश्योर करने के लिए कि सारे कंप्लीट हुए हैं या नहीं, उसके लिए हम लोग एटोमिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पढ़ा है नहीं, ये मिस हो गया, बट याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर्स इसलिए हम लोग कराते हैं ताकि जो मिस हो जाए उसे कर लिया जाए बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑल्टर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। ऑल्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो भी टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एसक्यूएल क्लॉज जिससे हम लोग सॉर्ट करते हैं, जैसे होता है ना कि सॉर्ट बाय, मतलब जो भी आपका अकाउंट में पैसे हैं, सपोज कि यहाँ पे 3-4 डेटा दिया हुआ है, ठीक है, किसी के अकाउंट में 4 रुपया, किसी के अकाउंट में 200 रुपया है, किसी के अकाउंट में 2 रुपया है, किसी के अकाउंट में 600 है, तो आप यहाँ पे लिख दिए सॉर्ट बाय बैलेंस, मतलब कि जिसका बैलेंस सबसे कम है उसको सबसे ऊपर दिखाओ। ठीक है, 2-4, ये फिर आपको बढ़ते या घटते हुए क्रम में दिखा देगा। सॉर्ट बाय मतलब आपको किस तरह से उसको सरियाना है। तो हम लोग एसक्यूएल सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट बाय का इस्तेमाल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि इनमें से कौन सा ज्वाइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट टेबल को मैच टेबल राइट के साथ मैच करने के लिए। तो हमेशा लेफ्ट ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि कौन सा एसक्यूएल फंक्शन का यूज करते हैं कि कितने रोज है उसको काउंट करने के लिए। तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आसान ही है डेटाबेस, बहुत ही आसान है, आप लोग को बस याद रखना है। कुछ कुछ चीजें जैसे काउंट करने के लिए काउंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट और राइट को ज्वाइन करने के लिए हम लोग लेफ्ट ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि हैविंग क्लॉज का क्या पर्पज है। हैविंग क्लॉज जो आपका होता है एसक्यूएल में, उसका पर्पस है कि फिल्टर करना जितने भी रिकॉर्ड्स है ग्रुपिंग में। गला सूख जाता, बता दो, पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि नया डेटाबेस बनाने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं। क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नया डेटाबेस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोई भी एक टेबल है उसमें माने कि डेटा है हमारे पास 4, 1 2 3 और 1। हमें क्या करना है ना, हम चाहते हैं कि डेटा हमें सब बता दो लेकिन ना सब एक एक करके बताओ। तो ये 1 2 3 ही बताएगा, 1 को दोबारा नहीं बताएगा क्योंकि 1 तो पहले लिखा ही हुआ है। तो इस टाइप से अगर हम लोग को डेटा चाहिए तो हम लोग डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स ही मिले, रिपीटेड ना मिले। समझ में आ रही है? तो यूनिक के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इक्वल्स टू लेस देन 30 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा बताइए। यहाँ पे ये जो साइन है ये मैंने गलत बताया, ये है आपका ग्रेटर देन, मतलब 30 से बड़ा। एज जो है वो 30 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मुंह इधर खुला हुआ है तो ये बड़ा होना चाहिए। तो जितने भी रिकॉर्ड जिनका एज जो है 30 से बड़ा होगा उनका रिकॉर्ड्स दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नल वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करता है। नल वैल्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। तो नल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक अननोन डेटा, मतलब जो पता नहीं है या फिर जो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इनमें से कौन सा डीबीएमएस का फीचर नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन है, सिक्योरिटी, आइसोलेशन भी है। डेटा रिडंडेंसी जो है वो आपका डीबीएमएस का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट जिससे हम लोग कोई भी चीज को फिल्टर करते हैं, कौन से स्टेटमेंट से, तो वेयर से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बोलें कि सेलेक्ट करो वो डेटा स्टूडेंट, उन स्टूडेंट का डेटा निकालो, सेलेक्ट स्टार्स सब चीज निकालो उस स्टूडेंट के बारे में, वेयर जहां पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम होगा अमित, तो अमित के बारे में हर एक डेटा निकालेगा। यहाँ पे हमने वेयर का इस्तेमाल किया है फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो अमित नाम के जितना भी विद्यार्थी है सबका डेटा हमें मिल जाएगा उस समय। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ज्वाइन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। ज्वाइन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे, कंबाइन करने के लिए ना। दो रो या फिर दो टेबल या फिर दो से ज्यादा टेबल को यूज करने के लिए हम लोग ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि कौन सा एसक्यूएल कमांड का हम लोग यूज करते हैं कॉलम को रिमूव करने के लिए। ऑल्टर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि हम लोग ग्रुप बाय का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं ग्रुप बनाने के लिए सेम वैल्यू जहां पे रहेगा उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा डेटा टाइप एसक्यूएल का, इनमें से कौन सा जो है एसक्यूएल का डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है देखिए, ये मैं बता दूं आपको। डेटा टाइप मतलब डेटा किस टाइप का है। अगर मैं किसी का रोल नंबर बताऊं तो रोल नंबर इंटीजर है। इंटीजर का मतलब नंबर होता है ना, 1 2 3 4 -1 -2, ये सब इंटीजर में आता है। ठीक है, कैरेक्टर, कैरेक्टर जैसे ए बी सी, इंटीजर 1 2 3। उसके बाद स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग मतलब लाइंस।
अमित, ठीक है। तो किस टाइप का डेटा है उसे हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। क्रिएट को डेटा टाइप नहीं है, सेलेक्ट भी नहीं है, ज्वाइन भी नहीं है। इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, मतलब नंबर। तो ये होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 है आपका कि कौन सा एसक्यूएल कीवर्ड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे कि एक नंबर कितना आपको रोज चाहिए वो आप बता पाए। तो लिमिट का इस्तेमाल करते हैं कि हमें 50 ही क्वेरी दिखाओ यार। तो उसमें हम लोग लिमिट का इस्तेमाल करते हैं जो कि लिमिट कर देता है। बताया जाता है कि हाँ हमें 50 रोज ही चाहिए, तो हम उसे लिमिट कर दे रहे हैं लिमिट को इस्तेमाल करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आपका है कि प्रोसीड्योर, स्टोर प्रोसीड्योर क्या है। स्टोर प्रोसीड्योर जो है एक कलेक्शन है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का जो कि डेटाबेस में हमेशा सेव रहता है। मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बता देता हूँ आपको। प्रोसीड्योर का मतलब तरीका होता है कोई भी चीज करने का। स्टोर मतलब उस तरीका को पहले से सेव करके रखा गया है, ठीक है। एक कंपाइल्ड कलेक्शन है, माने कि कोई काम आप बार बार कर रहे हैं, बार बार सेम टाइप का काम कर रहे हैं, तो आप उसको सेव करके रख लीजिएगा ना, ताकि बार बार उस चीज को करना ना पड़े। तो वैसे ही बहुत सारा एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स जो है डेटाबेस पे सेव रहता है, कंपाइल करके कलेक्शन बना के रखा जाता है, जिसे हम लोग स्टोर्ड प्रोसीड्योर कहते हैं सेम टाइप का काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि हम लोग डेटाबेस को ही डिलीट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से कौन सा जो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल का आपका एग्जाम्पल है। तो डीसीएल मतलब डेटा को कंट्रोल करना, ग्रांट करना या फिर रिवोक करना। तो ग्रांट या रिवोक जो है वही आपका डेटाबेस कंट्रोल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो कि रिमूव करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। तो ये 3NF होगा, ये सब रट्टा मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है कौन सा एसक्यूएल क्लॉज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि डुप्लीकेट डेटा जो है वो ना आए, ठीक है। अभी अभी मैंने इसको बताया आपको, कहाँ पे बताया था, यहाँ पे। डिस्टिंक्ट यूनिक रिकॉर्ड आए या फिर डुप्लीकेट ना आए, इसी क्वेश्चन को घुमा के वहां पे पूछा गया है। तो हम लोग डिस्टिंक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे वहां भी, ताकि डेटा जो है डुप्लीकेट ना आए। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका कि डेटाबेस ट्रिगर किसे कहते हैं। तो डेटाबेस ट्रिगर एक एक ऐसा टाइप ऑफ प्रोसीड्योर, स्टोर प्रोसीड्योर है जो कि ऑटोमेटिकली रन करता है जब भी कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल कि हर दिन बैंक में पैसे जमा होते हैं, ठीक है। बैंक का भी डेटाबेस उड़ सकता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना। तो बैंक डेली रात को जो है अपना डेटाबेस कहीं और कॉपी पेस्ट करके रख देता है 2-3 जगह पे, ताकि अगर बैंक के कंप्यूटर्स में आग लग जाए, बैंक का सर्वर में आग लग जाए, तो वो डेटा कहीं और जो सेव करके रखा हुआ है कॉपी बना के, कॉपी 1, कॉपी 2 और कॉपी 3 बना के रखा हुआ है, तो ये सब कॉपीज उसके पास रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक ने एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है कि डेली रात को 12 बजेगा तो मेरे जितने भी आज जितने भी लेन देन हुए वो सब सेव कर देना यहाँ पे, तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग डेटाबेस ट्रिगर कहते हैं कि एक ऑटोमेटिकली रन होता है कि रात को 12 बजेगा कॉपी पेस्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि इनमें से कौन सा एसक्यूएल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नाम चेंज करने के लिए। तो रीनेम, टेबल का नाम को चेंज करना है तो रीनेम का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इनर जॉइन का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। इनर जॉइन क्या करता है, इनर जॉइन जो है अंदर ही अंदर जो है दो टेबल के सिर्फ 2 रोज के मैचिंग वैल्यूज के साथ रिटर्न करता है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम लोग फेच डेटा एक टेबल से और डेटा अपडेट करने के लिए भी करते हैं, मतलब डेटा वहां से निकाले और फिर उसको अपडेट भी कर रहे। तो सेलेक्ट फॉर अपडेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि डेटा वहां से लिए भी और उसे अपडेट भी कर दिए। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि अभी तुरंत अभी के अभी क्या टाइम और डेट चल रहा है वो देखने के लिए कौन सा एसक्यूएल फंक्शन का यूज करते हैं। तो नाउ का, नाउ के बाद ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर मार दीजिएगा यहाँ पे, तभी जो टाइम और डेट चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा, वहां पे आपका दिख जाएगा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कि कौन सा एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं एलियास के लिए, तो एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि कोई भी इंडेक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है डेटाबेस में। इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा रिट्रीवल को स्पीड अप करने के लिए। इंडेक्स का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कि कोई भी किताब आप देखिएगा तो किताब के सबसे पहले में होता है इंडेक्स कि चैप्टर वन जो है पेज नंबर इतना में है, चैप्टर 2 पेज नंबर इतना में है, चैप्टर 3 पेज नंबर इतना में है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये आपको शॉर्टकट में बता देता है। आपको चैप्टर 3 में जाना है तो यहाँ पे आपको लिखा हो रहेगा ना कि यहाँ 104 नंबर पेज पे है। आपको डायरेक्ट 104 पेज देखना नहीं पड़ेगा, एक एक करके पलटना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट 104 नंबर पेज में जा सकते हैं। तो ये इंडेक्स होता है जो कि इजी कर देता है किसी भी चीज को ढूंढने में। तो ऐसे डेटाबेस में भी इंडेक्स होता है ताकि कोई भी डेटा इजीली रिट्राइव आप कर सके, वो स्पीड अप हो जाए, काम जल्दी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि कमिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है। कमिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक ट्रांजेक्शन को एंड करने के लिए और सेव करने के लिए। मैं इसका एग्जांपल थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि आप बैंक में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, बैंक में कमिट भी ऑप्शन रहता है कि आपने पैसे और राम के अकाउंट में डाल दिया। फिर उधर से पूछेगा कि कमिट कीजिए, चेक करने के बाद कि सही में राम के अकाउंट में डालना था या फिर श्याम के अकाउंट में डालना था। तो आप कमिट कर दिएगा कि हाँ मैंने सही किया, राम के ही अकाउंट में डालना था पैसा। तो कमिट का ऑप्शन, कमिट का मतलब वही है कि जो आपने चेंजेस किए उसको सेव करना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है डेटाबेस का। डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज तो है, मैनिपुलेशन भी है, विजुअलाइजेशन नहीं है, क्वेरी प्रोसेसर है। तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल जो है वो डीबीएमएस का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 एसक्यूएल कीवर्ड जिससे हम लोग कॉलम में नल वैल्यूज ना आए वो पता लगाए। ठीक है। तो वो आपका नॉट नल क्वेश्चन नंबर, मतलब कि मैं बता रहा हूँ नॉट नल का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं ना, एक क्वेरी हम लोगों ने डाल दिया कि यहाँ पे जो है डेटा आप एंटर कर सकते हैं लेकिन नल डेटा एंटर नहीं कर सकते, प्राइमरी की का जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे ही। ठीक है। अगर मानिए कि किसी को हमने प्राइमरी की नहीं बोला है कि वो प्राइमरी की नहीं है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि वो खाली स्थान रहे, तो वहां पे हम लोग नॉट नल का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई खाली ना छोड़ दे उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका कि रिजल्ट को दो अलग अलग एसक्यूएल के क्वेरीज को कंबाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो दो अलग अलग को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि एंटिटी क्या होता है डेटाबेस में। एंटिटी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग हाथ से छू सकते हैं, जिसका एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे कि आपका एक यूनिक आइडेंटिटी है। आपका कोई अगर जुड़वा भी होगा तो भी आपके हाथ का हथेली जो है उसका फिंगरप्रिंट उससे मिलेगा नहीं, आप यूनिक है, आप एक एंटिटी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कि कौन सा एसक्यूएल कमांड का हम लोग यूज करते हैं बैकअप के लिए। तो बैकअप के लिए हम लोग बैकअप डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा डेटाबेस का? बैकअप का। तो ये थे आपके 50 डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। ये था लास्ट लेक्चर आपके आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आपको हर एक टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों को हमेशा बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ द बेस्ट, आप सारे ऑल ऑफ द बेस्ट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। ऑल ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिले कंप्यूटर में और आप बैंक के अधिकारी बन जाए। ठीक है। अगर आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में कोई भी टॉपिक अधूरा लगा या फिर कोई भी टॉपिक छूटा हुआ लगा तो आप नीचे प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है। वो टॉपिक को मैं पढ़ा के इस वीडियो के इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा।
कोई भी चीज समझ में नहीं आई, डाउट हो, अपने सारे डाउट्स को नीचे लिखिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। सारे के सारे पीडीएफ के लिंक मैंने नीचे दे दिया ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो इस पीडीएफ के लिए। और सारे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप लोग को एक भी रुपया इस पीडीएफ के लिए नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा, और मैं आप लोग का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे इस प्लेलिस्ट को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आप लोग के लिए ऐसे बेहतरीन और भी कोर्सेज बनाते रहूंगा हमेशा। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, गला सूख जाता है बोलते बोलते। और प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को। ऐसा मत सोचिए कि आप दूसरे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा वीडियो तो वो पढ़ के आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। आप जितना शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा आपका खुद का मार्क्स बढ़ेगा, इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर प्लेलिस्ट।